हो सकता है आपके बहुत से कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आज हमारा दूसरा जो लेक्चर है, शायद ये सबसे अहमियत का हमें ये लेक्चर है और ये डेमोक्रेसी पे है। इसमें जितने भी डेमोक्रेसी के एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे और एंड पे इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन आंसर्स जो है ना वो मैं एंड पे दूंगा। ठीक है, अगेन दिस इज रिकॉर्डिंग लेक्चर। ये कोने पे एक राइट टॉप पे CSPS का लोगो आ रहा है, ये उस रिकॉर्डिंग में ही आ गया था, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो अगेन दिस इज रिकॉर्डेड लेक्चर। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, आप नोटबुक ले लें, ये बहुत अहमियत का लेक्चर है और आपके जितने भी कंसेप्ट हैं उनको आप नोट डाउन करते जाएं। इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन आंसर जो है एंड पे होंगे। वॉइस का कोई इशू हो तो आपने चैट बॉक्स में लिख देना। And this is the second lecture regarding our content. You know that in the previous class we have started with the content and we have talked about few basics. And we have talked about a few basics of democracy. Today we are supposed to start with the next one, and this is democracy. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता और जब तक इसके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, ये क्वेश्चन कभी भी अच्छे अंदाज से आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहली चीज जरूरी है कि चंद एक बेसिक्स चीजें जो है आपको उनका पता होना चाहिए। और सबसे पहले डियर स्टूडेंट, मैं आपको चंद एक प्रीवियस पेपर देखूंगा कि उनमें डेमोक्रेसी रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आया था, ये टॉपिक चंद साल पहले आया था, फीचर्स ऑफ रियल डेमोक्रेसी। गालबन हमने मॉक पेपर में भी लिया। ये डेमोक्रेसी इज कल्चर अदर देन द प्रोसेस। 2018 में आया था डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ओपन एडल्ट्स, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, डेमोक्रेसी एंड लिटरेसी कैन नेवर मूव टुगेदर, एंड पोलराइज्ड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान इशू एंड चैलेंज। डेमोक्रेसी की जितनी भी डायमेंशंस हैं, जिन डायमेंशंस पे ये ऐसे आ सकता है, इन तमाम डायमेंशंस पे ऑलरेडी मैं आपको एक लेक्चर में बता चुका हूं। मैं सबसे पहले इस कंसेप्ट को आपके लिए डिफाइन करूंगा और मेरे ख्याल में इसको सबसे खूबसूरत अंदाज में इब्राहिम लिंकन ने डिफाइन किया है। He has stated the democracy, the government of the people, by the people, for the people, and shall not perish from the earth. वो कहता है कि लोग ही ये हुकूमत बताते हैं, वही लोग ही रूल करते हैं, एंड वही लोग ही हैं, वही डिसाइड करते हैं कि ये कितना अरसा ये गवर्नमेंट चलेगी। अगर वो गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं करती है तो उनके पास इस चीज की ऑप्शन होती है कि उनका जो डिसीजन है उसको रिव्यू करें आफ्टर 4 ईयर और 5 ईयर्स। चर्चिल ने भी इसको डिफाइन किया है। उसने इसको क्या डिफाइन किया है? उन्होंने कहा टिल डेट many forms of government have been tried and will be tried in this world of sin and void, but no one pretend that democracy is the perfect or all wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except for all those forms of other government which has not been tried for time to time yet. इस तमाम को अगर मैं समराइज करूं तो ये कहता है कि ये डेमोक्रेसी जो है ना, ये उन तमाम हुकूमतों से, तर्ज हुकूमत से बेस्ट हुकूमत है जो आज तक अप्लाई की गई है। लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर कोई ऐसी तर्ज हुकूमत आ जाए जो इससे बेहतर हो। वो कहते हैं जितनी आज तक आजमाई गई हैं, उनमें से जो बेहतरीन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, दिस इज डेमोक्रेसी। अच्छा, हम सबसे पहले एक चीज पे एनालिसिस करते हैं और वो एनालिसिस क्या करते हैं कि अगर मैं इस ग्लोब की बात करूं, दैट वी हैव अप्रोक्सीमेटली 192 टू 197 इंडिपेंडेंट कंट्रीज। आपने अक्सर एक चीज नोट की होगी, इन तमाम ममालिक में कुछ में डेमोक्रेसी और कुछ में डेमोक्रेसी नहीं है, किंगशिप है, कुछ के अंदर डिक्टेटरशिप है। बट जिन ममालिक में डेमोक्रेसी है उसमें फर्दर 2 सिस्टम है डेमोक्रेसी के। एक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस क्या होती है कि जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट होती है, उसके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है। और दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जो है, हम उसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस कहते हैं।
प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जैसे वो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होती है जिसके अंदर जो एग्जेक्टिव पावर है वो प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की जो कैबिनेट है उसके पास होती है। मैं जो मौजूदा इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं और इसमें जो टॉप लाइन के कंट्रीज हैं उसको मैं अगर डिवाइड करूं तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चाइना आप कह सकते हैं। ये तमाम वो ममालिक है जहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर मैं बात करूं ब्रिटेन, बरतानिया, कनाडा, पाकिस्तान, इंडिया, ये वो ममालिक है जहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। एक और चीज जो हम तमाम लोग नोट कर सकते हैं वो ये है कि दुनिया के कुछ ममालिक ऐसे हैं वेयर द डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, और दुनिया के कुछ ममालिक ऐसे हैं वेयर दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज वेल। और उन ममालिक में शायद पाकिस्तान जो है वो सर फरिश्त होगा कि हमारे यहाँ अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान ने शायद डिक्टेटरशिप में सबसे ज्यादा तरक्की की है एज कम्पेयर टू डेमोक्रेसी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए दिस इज नॉट द ब्लेसिंग, दिस इज द कर्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी। मैं थोड़ा सा ये प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जो है मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन करूंगा। लेकिन ये नोट करना है कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होता है उसमें टू डिफरेंट इलेक्शन होते हैं, उसमें दो डिफरेंट इलेक्शन होते हैं। देखें ना यहाँ पे ये पहला जो टेबल बना हुआ है, ये लेफ्ट पे अगर आप टेबल इसको देखते हैं तो रेशन वो कहता है कि दो इलेक्शन होते हैं। देखें पैरेलल दो इलेक्शन हो रहे हैं, एक लेजिस्लेचर का हो रहा है जिसको आप नेशनल असेंबलीज बोलते हैं, और दूसरा प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे इनकी जो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेजिस्लेचर का काम होता है खाली कानून साजी करना। वो कहता है कि ये पैरेलल दो इलेक्शन होंगे और उसके अंदर कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा उसको आम सिटीजन जो है वो वोट देंगे, और ये जो नेशनल असेंबली का इलेक्शन कह रहे हैं उसको भी आम सिटीजन वोट देंगे। लेजिस्लेचर का काम सिर्फ एक ही रह जाएगा कि उन्होंने कानून साजी करनी है, और जो एग्जेक्टिव जो उस कानून को इंप्लीमेंट करना है वो प्रेसिडेंट बनेगा। प्रेसिडेंट अपनी कैबिनेट बनाएगा, उसकी कैबिनेट जो है वो रूल्स जो है उनको इंप्लीमेंट करेगी। और प्रेसिडेंट की जो कैबिनेट होगी ये वो लाजिम नहीं है कि जो प्रेसिडेंट के कैबिनेट के लोग होंगे वो मेंबर ऑफ असेंबलीज नहीं होंगे, दे वुड बी टेक्नोक्रेट, वो तमाम के तमाम अपने फील्ड के एक्सपर्ट होंगे। लेकिन जैसा कि पाकिस्तान है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के अंदर क्या होता है डियर फ्रेंड, एक ही इलेक्शन होता है पार्लियामेंट का, जिसको लेजिस्लेचर का जिसको इलेक्शन करते हैं, वही इलेक्शन वो जो मेंबर्स बनेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको आप कहते हैं, वो जो मेंबर्स बनेंगे वो ओथ लेंगे और वो अपने ही चंद लोगों में से एक किसी शख्स को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। भाई वोटर का काम एक ही दफा है कि वोटर ने एक दफा ही वोट देना है कि वो लोग पार्लियामेंट में जाएंगे एमएनए और वो अपना प्राइम मिनिस्टर चुन लेंगे, और प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट बनाएगा, और ये कैबिनेट जो होगी डियर स्टूडेंट ये अपने रूल जो है उनको इंप्लीमेंट करेगी। अब तमाम लोग अपने क्वेश्चंस लिख लें, आपके क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट वो एंड पे उनके आंसर्स किए जाएंगे। तो अब फर्क क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, जो प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर दो इलेक्शन होते हैं, लेजिस्लेचर का अलग इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का अलग होता है। लेकिन जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होता है उसके अंदर एक ही इलेक्शन होगा, तो वही लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होंगे, और वही लोग जो हैं वो कैबिनेट में मेंबर होंगे, और वही लोग उनमें से एक लोग जो होगा उस कैबिनेट को हेड करेगा, और जो शख्स उसको हेड करेगा उसको हम प्राइम मिनिस्टर। डेमोक्रेसी के अंदर माय डियर स्टूडेंट वी हैव थ्री इंस्टीट्यूशन, हमारे तीन इदारे हैं और तीनों की अपनी रिस्पांसिबिलिटीज जो हैं वो फिक्स है, लेकिन वो तीनों एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं। तो तीनों क्या करते हैं, कौन से इदारे हैं, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं, और आगे एक चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम जो है हम उसको डिफाइन करेंगे। जैसे ये चेक एंड बैलेंस का सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा डेमोक्रेसी उतनी बेहतर परफॉर्म करेगी। वो क्या कह रहा है कि वी हैव थ्री इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेचर हमेशा टू हाउसेस पे होती है, एक नेशनल असेंबली होती है, नेशनल असेंबलीज के अंदर जो लोग आते हैं वो पॉपुलेशन की बेस पे आते हैं, ये पंजाब की पॉपुलेशन की बेस पे आएंगे, केपी के 11% पॉपुलेशन के बेस पे आएंगे, सिंध जो है वो 23% लोग आएंगे नेशनल असेंबली में, हिंदुस्तान से 7% एज पर पॉपुलेशन। और उसके बाद ये सेनेट होगी, सेनेट के जो लोग होंगे वो इक्वलिटी पे बेस करेंगे, तो तमाम सूबों से इक्वल लोग होंगे।
तो इनका एक ही काम है डियर, इनका काम यह है कि इन्होंने कानून बनाना है, कानून साजी करनी है। इसके बाद दूसरा हमारा जो इदारा है दैट इज एग्जीक्यूटिव, इनका काम है कानून को इंप्लीमेंट करना। ये कौन होता है? या तो ये प्राइम मिनिस्टर उसकी कैबिनेट होती है, या ये प्रेसिडेंट और उसकी कैबिनेट होती है। और तीसरा आपका इदारा है जुडिशरी, उसने अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया तो उसने उसको कानून जो है उसको डिफाइन करना है। डेमोक्रेसी की एक बेसिक स्पिरिट है कि इन तमाम की एक सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिसके अंदर इन्होंने एक दूसरे में इंटरवीन नहीं करना। और इस इंटरवेंशन को कैसे रोका जाएगा? जैसे इस इंटरवेंशन को रोकने के लिए जरूरी है कि वो तमाम के तमाम वो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आप एक एग्जांपल देता हूं, तो देखें उन्होंने कितना खूबसूरत चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। मतलब देखें प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट की जो अपॉइंटमेंट है उसके अंदर उसकी लेजिस्लेशन या वो कांग्रेस बोलते हैं उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रेसिडेंट अपने इलेक्शन से आता है, कांग्रेस अपने इलेक्शन से आती है। अब कैसे इन्होंने एक दूसरे पे चेक रखा है? आपको पता है कांग्रेस कोई भी कानून बना सकती है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि उनके किसी भी कानून को कलअदम कर दे। जैसे कांग्रेस जो है वो प्रेसिडेंट को नॉमिनेट इलेक्ट नहीं करती, लेकिन वो उसको हटा सकती है। चेक कैसे हुआ? कि वो उनकी कानून साजी को खत्म कर सकता है, और कांग्रेस जो है वो प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट कर सकती है। आप देखते हैं प्रेसिडेंट ने जुडिशरी, आपको पता है जजेस जो हैं, जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट उन्हें हटा नहीं सकता। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है, प्रेसिडेंट कोई भी ऑर्डिनेंस जारी करेगा, तो कोई भी ऑर्डर जारी करेगा तो सुप्रीम कोर्ट की ये अथॉरिटी है कि उसके किसी भी ऑर्डर को खत्म कर दे। आप देखते हैं कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी, कांग्रेस जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं करती, लेकिन जजों की कंफर्मेशन जो है वो कांग्रेस के पास है। लेकिन जो जो कांग्रेस को कानून बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट उनके किसी भी कानून को कलअदम कर सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डियर स्टूडेंट, ये जो सिस्टम है, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के अंदर ये सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के अंदर ये सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता। उससे क्या होता है? उससे जुडिशियल एक्टिविज्म आना शुरू हो जाता है। कैसे? मैं आपको सबसे पहले मिसाल देता हूं। मैंने कहा 3 इदारे हैं, लेजिस्लेचर जिसको आप कांग्रेस कहते हैं, हमारे यहाँ उसे हम 2 हिस्से हैं, नीचे नीचे जो है उसे हम कौमी असेंबली बोलते हैं, ऊपर वाले को हम सेनेट बोलते हैं। लेकिन इस दोनों के लिए हम लफ्ज पार्लियामेंट यूज करते हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर इसके लिए कांग्रेस का लफ्ज यूज होता है। अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के अंदर क्या होता है कि वही लोग जो पार्लियामेंट का हिस्सा है, एग्जीक्यूटिव के अंदर भी वही बैठे हुए होते हैं, कोई नया बंदा नहीं होता। इस वजह से वो एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखते। जब वो चेक एंड बैलेंस नहीं रखते तो उससे बैड गवर्नेंस आना शुरू हो जाती है। मैं इसकी बेस्ट मिसाल देता हूं। फॉर एग्जांपल आपको पता है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, वो प्राइम मिनिस्टर भी हूं, तो मुझे बताएं क्या नवाज शरीफ की गवर्नमेंट चल रही हो, नवाज शरीफ एक कानून साजी करे या वो एक ऑर्डर दे, तो क्या उसकी हमारी जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंटेरियन नून लीग के बैठे हुए होंगे, क्या वो नवाज शरीफ के अगेंस्ट जा सकते हैं? वो कभी भी नहीं जा सकते। आपको पता है हमारे कानून के अंदर एक आर्टिकल 62 और 63 है, उसको अमेंडमेंट की गई थी, लेकिन हमारी तमाम की तमाम पार्लियामेंट क्यों की गई थी? क्योंकि उसने फेवर देनी थी हमारे पार्लियामेंट के जो पार्टीज है उनके हेड्स को, लेकिन किसी ने भी पार्लियामेंट के अंदर उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी। लेकिन डियर फ्रेंड, ऐसे ममालिक जैसे कि बरतानिया है, बरतानिया के अंदर आपको इस चीज का पता होगा कि कभी कभार ये भी होता है कि उनका उनकी जो कैबिनेट है उसका कुछ डिसीजन होता है, लेकिन उसके पार्टी के लोग जो होते हैं वो उसके कैबिनेट डिसीजन के साथ नहीं खड़े होते। तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के अंदर ये चेक एंड बैलेंस बहुत वीक होता है, और जब भी ये चेक एंड बैलेंस वीक होगा उससे इदारे जो हैं उनका तसादम शुरू हो जाएगा, जिसको आप एक्टिविज्म कहते हैं, एक्टिविज्म शुरू हो जाएगा। क्योंकि पार्लियामेंट और जो कैबिनेट है या प्राइम मिनिस्टर या एग्जीक्यूटिव है, जैसा वो तमाम के तमाम एक पेज पे होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां प्रेसिडेंट अपने वोट इलेक्शन जीत के आता है,
पार्लियामेंटेरियन अपना इलेक्शन जीत के आते हैं। पार्लियामेंटेरियन जो होंगे ना, उनका डिसेंट कैबिनेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, उनको डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स नहीं मिलेंगी, तो उनका एक ही फोकस, इससे वो करप्शन नहीं कर सकेंगे और उनका एक ही फोकस होगा कि वो कानून साजी बनाए। लेकिन जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, उसके अंदर डिसेंट वो मिनिस्टर भी बनते हैं, उन्हें उन्हें डेवलपमेंट स्कीम्स के पैसे भी मिलते हैं, वो मुख्तलिफ इदारों को डिक्टेट भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका जो रियल स्पिरिट या रियल फंक्शन है कानून साजी, वो कानून साजी नहीं करते, दे आर इंटरेस्टेड इन अदर देन दिस वन। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। जैसे मैं अब ये जरा आपने इस चीज पे नोट करना है कि दुनिया के चंद एक ममालिक ऐसे हैं, यहां पे दुनिया के बहुत से ममालिक डिफरेंट ऐसे हैं, दुनिया के बहुत से ममालिक ऐसे हैं कि यहाँ पे आपको भी पता है कि दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, कि ये डेमोक्रेसी जो है दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, बट फॉर मेनी कंट्रीज दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। दुनिया के चंद एक ममालिक में दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, लेकिन लाइक पाकिस्तान दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस एज वेल। अब उसकी बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हैं कि पाकिस्तान ने जब भी तरक्की की है, पाकिस्तान ने डिक्टेटरशिप में तरक्की की है, ना कि पाकिस्तान ने डेमोक्रेसी के अंदर तरक्की की है। अब जीडीपी ग्रोथ देख लें, उसके और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, डेवलपमेंट देख लें, चलें तमाम बातों को अगर मैं छोड़ दूं, मैं अगर सिर्फ वाटर स्टोरेज कैपेसिटी की बात कर लूं, पाकिस्तान के अंदर जितने भी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी की गई है, वो आपको पता है कि अयूब खान के दौर में की गई है। जितनी भी पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, वो अयूब खान के दौर में की गई है। ये क्यों है? अब आपने चंद एक चीजों पर गौर करना है। अब पता है एक क्वेश्चन आता है कि डेमोक्रेसी इज कल्चर रादर देन प्रोसेस। कल्चर क्या है? प्री रिक्वायरमेंट। प्रोसेस क्या है? मैं थोड़ा सा कल्चर और प्रोसेस को आपको डिफाइन करता हूं। कल्चर ये है, हम सपोज करते हैं कि सेम कल्चर मीन एनवायरनमेंट। सपोज करते हैं मेरे पास पानी के गिलास है, जैसे मैं इसी गिलास से बार बार पानी लेके इसका अगर केमिकल टेस्ट करवाऊंगा तो मेरा रिजल्ट सेम ही आएगा, क्योंकि मैंने कल्चर चेंज नहीं किया। मैं इस पानी को बाहर फेंका हूं, इसकी जगह नया पानी ले आऊं एक नई बोतल से, अगर इसका मैं केमिकल टेस्ट करवाऊंगा तो इसका रिजल्ट होगा। प्रोसेस क्या है कि मैं इसी पानी का बार 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 टेस्ट कराता हूं। वो कहते हैं, बहुत से लोगों की ये डिबेट है, कुछ कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज प्रोसेस। वो कहते हैं यार इन्हीं लोगों के साथ बार बार इलेक्शन कराते जाओगे ना, तो जाके एक लेवल पे एवोल्यूशन होगा और लोगों के अंदर ना ये इसके रिजल्ट बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। दूसरे कहते हैं, वो कहते हैं कि रिजल्ट नहीं बेहतर होंगे। क्यों नहीं बेहतर होंगे? क्योंकि यार वही लोगों का बार बार इलेक्शन करवा रहे होगा, आपने उनकी मेंटल अप्रोच तो चेंज नहीं की, आपने उन्हें पढ़ाया नहीं है, आपने उन्हें कोई रूल्स नहीं दिए, आपने उन्हें कोई राइट्स नहीं दिए। वो कहते हैं आप कल्चर चेंज करो। कल्चर कहते हैं एनवायरनमेंट को। कैसे कल्चर चेंज करो? वो कहते हैं यार इन्हें पढ़ा लिखा दो, इन्हें इन्हें अपने राइट्स का बता दो। वो कहते हैं देयरफॉर दिस इज कल्चर। कहते हैं जब आप कल्चर चेंज करोगे ना तो रिजल्ट चेंज होगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल है, आप देखें शहरों के अंदर, सिटीज के अंदर वोटर ट्रेंड और होता है। वहां एक ही फैमिली के 4 लोग हैं तो चारों चारों का वोट जो होगा डिवाइडेड होगा, लेकिन देहातों में ऐसे नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पे उतना शऊरी सतह इतनी बहुत ज्यादा नहीं है जितनी की शहरों के अंदर ज्यादा है। जैसे डेमोक्रेसी के अंदर चंद एक रिक्वायरमेंट है, अगर ये रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करेंगी तो दिस वुड बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। अगर ये रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगी, यकीन जाने, तो दिस वुड बी द वर्स्ट ऑफ, दिस वुड बी द कर्स ऑफ अल्लाह। आपने मैं रिक्वायरमेंट बताऊंगा, आपने उनको क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करना है, आपने उनकी रैंकिंग करनी है। मैं हर एक, देयर इज 8 रिक्वायरमेंट, 8 रिक्वायरमेंट है डेमोक्रेसी की। वो कहता है जब ये एग्जिस्ट करेंगी तो तब डेमोक्रेसी प्रोग्रेस करेगी। आप इसे कल्चर भी कह सकते हैं, आप इसे प्री रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं, आप इसे कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं। मिनिमम इसका 0 स्कोर है और मैक्सिमम इसका 10 स्कोर है हर पॉइंट के। एंड पे हम एक, इसका टोटल स्कोर 80 है, तो एंड पे हम निकालेंगे तो हमारा कितना स्कोर निकला है। बट ये सन वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द पीपल शुड बी हाईली एजुकेटेड। जब मैं एजुकेशन की बात करता हूं तो यहां पे मेरा एजुकेशन का ये मतलब है कि लोग जो हैं उनकी उनकी शऊरी सत्ता जो है, उनका शऊर जो है वो उसकी सत्ता बहुत ज्यादा ऊपर होनी चाहिए। मतलब ये है कि वो राइट और रॉन्ग के दरमियान में फैसला कर सके। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट इज ओनली 60%,
और लिटरेसी रेट की बात कर रहा हूं, अगर मैं शऊर की बात करूं, मैं एजुकेशन की बात करूं, तो शायद एजुकेशन का जो रेट होगा ना पाकिस्तान में, दैट वुड बी लेस देन 30%। आज भी इलेक्शन डे वाले दिन आप चले जाएं, आप लोगों से पूछें कि आप किसको वोट दे रहे हैं, यकीन जाने लोगों को ये नहीं पता होगा वो किसको वोट दे रहे हैं, किस वजह से वोट दे रहे हैं। आप उनसे पूछे कि आपके वोट की क्या अहमियत होगी, 90% लोग वो होंगे जिन्हें इस चीज का पता ही नहीं होगा कि उनके वोट की अहमियत क्या है, वो वोट किसके कहने पे दे रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल पिछले इलेक्शन के अंदर, ऑन द डे ऑफ इलेक्शन में वैसे ही गया इलेक्शन वाली जगह पे, मैं एक औरत से पूछा कि मैंने कहा अम्मा किसको वोट देना है, उसने कहा मुझे नहीं पता, मेरे पोते को पता है। पोते की उम्र 6 साल थी। मैंने उससे पूछा किसको वोट देना है, उसने कहा जी बल्ले वाले को। क्यों देना है, वो भी क्रिकेट खेलता है, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ। तो देख लेना उस क्रिकेट का आज क्या हाल हुआ है। जैसे पाकिस्तान के अंदर 80%, वो कहते हैं डेमोक्रेसी की सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि पीपल शुड बी हाईली एजुकेटेड, वो सही और गलत के दरमियान में फैसला कर सके। आपने जरा इसकी मार्किंग करनी है, नंबर देने हैं, फिर मैं कंपैरिजन इसकी करूंगा इंडिया और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की। दूसरी रिक्वायरमेंट यह है कि देयर शुड बी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, कि वो पार्टीज होनी चाहिए जिनकी रिप्रेजेंटेशन पूरे मुल्क में हो। अब इंडिया की बात कर लें, आप बरतानिया की बात कर लें, आप अमेरिका की बात कर लें, अमेरिका के अंदर तो वैसे भी टू पार्टी सिस्टम है, इंडिया की भी 2 मेजर पार्टीज हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो वी हैव रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। ये जो पिछले साल ऐसे आया था ना पोलराइज पॉलिटिक्स, पोलराइज का मतलब है डिवाइडेड, और पोलराइज को वो कह रहा था रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। पोलराइज्ड, डिवाइडेड, वो कहता है पोलराइज पॉलिटिक्स। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर हर पार्टी अपने रीजन की पॉलिटिक्स कर रही है। इसकी मिसाल ले लेते हैं ना, सबसे पहले मैं एमक्यूएम की बात करूंगा। देखे ना उनका वोट बैंक, वो कभी कराची हैदराबाद सखर के अलावा जीते हैं, वो बात ही मुहाजिरिज्म की करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी वक्त नेशनल पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन वो सिर्फ सिंध तक महदूद है। अगर मैं मौलाना फजल रहमान की बात करूं तो शायद वो साउथ ऑफ केपी के और नॉर्थ ऑफ बलूचिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। एएनपी की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल केपी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करूं तो पंजाब के सेंटर की बात करते हैं, उनकी साउथ के अंदर उतनी ज्यादा उनकी उनकी उतनी ज्यादा लाइकिंग नहीं है। सो अनफॉर्चुनेटली वो मुल्क डेमोक्रेसी में कामयाब होते हैं जहां पे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हों, जहां के पार्टी के अंदर तमाम के तमाम रीजन के लोग हों। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली दफा, ये पीपल्स पार्टी किसी दफा हुआ करती थी, ये रीजनल से नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर उभर के सामने आई है। देखे ना, केपीके में उनकी हुकूमत है, पंजाब में उनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में वो अगेन हुकूमत के पार्टनर हैं, और सिंध से भी उनकी बहुत ज्यादा सीट्स हैं, स्पेशली कराची वगैरह से। तीसरी बात, ये सबसे अहम बात मेरे ख्याल में ये है, जैसे देयर शुड बी द पार्टी इलेक्शन, ये पार्टी का इलेक्शन होने चाहिए, एक चाय वाले का बेटा जो है वो भी इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन सके। क्या आप कहते हैं, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पार्टी इलेक्शन जो है एग्जिस्ट करता है? जैसे जिस पार्टी के अंदर ये इलेक्शन नहीं एग्जिस्ट करता, कि हमें सुबह पता चलता है कि जी पार्टी के अंदर इलेक्शन हुआ, इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर मुंतखब कर लिया गया। बट ये सुन, हमें सुबह पता चलता है कि जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस पार्टी के हेड बन गए हैं। भुट्टो साहब तो आज भी जिंदा है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। देखें ना, इंसान की नस्ल बाप पे चलती है ना कि माँ पे, तो हमने तो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बिलावल साहब भी भुट्टो बन गए। वो तमाम वो लोग हमारे कौन है मीन के, हमारे चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी, यही पार्टीज के हेड, या वो एक अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन नहीं करवा सकते, जहां ग्रास रूट लेवल से लोग उठ के ऊपर नहीं आ सकते, तो फिर तो ये मेरा ख्याल है दिस इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ किंगशिप। इंडिया के अंदर जैसे पार्टी इलेक्शन होते हैं, देख ले वहां इवन उनकी जो कांग्रेस है, वो देखो कांग्रेस क्यों हार गई है, क्योंकि वहां पे एक ही फैमिली जो है वो पॉलिटिक्स कर रही थी। तीसरी बात, इंडिपेंडेंट इलेक्शन, इंडिपेंडेंट पावरफुल इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। देखो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन पे आज तक भी जितने इलेक्शंस हुए हैं,
ये उसको कंडक्ट करवाते हैं, ये उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इनके पास है। तो आज तक एक भी ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ है जिसको आप फेयर इलेक्शन कहें। मेन के कम से कम आप और मैं कह भी दें तो फेयर इलेक्शन तो वो होता है जिसको तमाम की तमाम पार्टीज जो है वो एक्सेप्ट करें। इंडिया के अंदर आपने पिछले साल जो इलेक्शन हुआ था, आपने सबसे पहले देखा था कि उस जब ये नरेंद्र मोदी जीती थी इसकी पार्टी, तो इनको सबसे पहले जो मुबारकबाद थी वो राहुल गांधी की तरफ से दी गई। पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन तो आज भी एम्पावर्ड नहीं है। इंडिया का इलेक्शन कमीशन है इतना ज्यादा एम्पावर्ड है कि उन्होंने 1974 के अंदर इंदिरा गांधी जो उस वक्त पीक पे थी उसको उसको नाअहल करार दिया था। जैसे उसके बाद देयर शुड बी फ्रीक्वेंट इलेक्शन के तमाम स्टेजेस पे। हमारे यहाँ तमाम 3 स्टेजेस है, फेडरल, प्रोविंशियल, लोकल बॉडीज। आपको पता है तमाम स्टेजेस पे इलेक्शन होने चाहिए और पावर डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। आज तक पाकिस्तान में जैसे जब भी लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं, आप हिस्ट्री देख लें, कभी भी इन्हीं डेमोक्रेसी के अंदर ये कभी भी इलेक्शन नहीं हुए, ये हमेशा डिक्टेटरशिप ने करवाया। सिर्फ पिछला इलेक्शन इन्हीं ने करवाया था, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। लेकिन आज 5 साल हो गए हैं उस इलेक्शन को, क्या वो पावर ट्रांसफर हुई है? आपको पता है एक पावर होती है फेडरल टू प्रोविंसेस और एक होती है प्रोविंसेस टू सूबे, सॉरी प्रोविंसेस टू डिस्ट्रिक्ट। क्या डिस्ट्रिक्ट तक आज तक वो पावर शिफ्ट हुई है? इसी तरीके से एक है एनएफसी, नेशनल फाइनेंस कमीशन, वो होता है फेडरल और सूबों के दरमियान रिसोर्सेज की डिवीजन। इसी तरीके से एक को हम कहते हैं प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, वो आज तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है लेकिन वो मिसिंग है। चंद दिनों पहले मैं अखबार में पढ़ रहा था कि ये इस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है ये उसको भी इम्पावर्ड करेंगे। इसके बाद है डियर फ्रेंड रियल अपोजिशन। क्या हमारे यहाँ कोई अपोजिशन नाम की कोई चीज है? या अपोजिशन जो होती है वो हमेशा काम करती है। क्या काम करती है? फॉर एग्जाम्पल एक आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा शेडो कैबिनेट का, ये ब्रिटेन के अंदर है, ब्रिटानिया के अंदर। तो जो भी उनके अपोजिशन में होती है वो अपनी एक कैबिनेट बनाते हैं और उस कैबिनेट का काम होता है, मसलन अपोजिशन का भी एक फाइनेंस मिनिस्टर होगा, उसका काम होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री पे नजर रखना, उनकी वीकनेस को हाईलाइट करना और अपना होमवर्क करना कि अगली दफा जब हम गवर्नमेंट में आएंगे तो हम इसको ऐसे 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 सही करेंगे। रियल इश्यूज पे बात करना। और हमारी अपोजिशन वो है कि आप देख रहे हैं जब शुरू में कोरोना आया था तो चाइना से पाकिस्तानी लोग, गवर्नमेंट ने कहा था कि हम वापस स्टूडेंट्स को नहीं बुलाएंगे, तो अपोजिशन डेली कह रही थी कि आपने हमारे बच्चों को वहां पे मरने पे छोड़ दिया है। और डियर फ्रेंड जब लोगों का आना शुरू हुआ तो कह रहे थे कि इनको रोकें क्योंकि इनसे हमारे बच्चे जो हैं वो मर रहे हैं। ये अपोजिशन होती है। डियर फ्रेंड अपोजिशन वो होती है कि जो अच्छाई को अच्छाई और बुराई को बुराई कहे, अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स ना करें। ये सिर्फ एक्टिव सिविल सोसाइटी, कि सिविल सोसाइटी ऐसी एक्टिव होनी चाहिए जैसे कि आपने 2017 के अंदर तुर्की में देखा था। वहां तमाम के तमाम लोग जो थे वो टैंकों के सामने लेट गए थे। आज भी पाकिस्तान में मार्शल आ जाए तो मेरा ख्याल है लोग मिठाइयां ज्यादा बांटेंगे। क्यों? क्योंकि इस अपोजिशन ने लोगों की लाइफ के लिए कुछ भी नहीं किया है। देखो तुर्की के अंदर लोग क्यों अपनी जिंदगी को एक एक खतरनाक मोड़ तक ले गए थे, क्योंकि अगर वहां पे भी आपने देखे ना 2000 तक 2000 तक वहां पे भी कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी थी। अगर 2000 का आप तुर्की देखें तो उसमें एक कंसेप्ट, एक वर्ड होता था सिक मैन ऑफ यूरोप। आज कभी सुना है सिक मैन ऑफ यूरोप? उनके एक लीरा जो था, उनके सॉरी $1 के इक्वल मोर देन 100 लीराज हुआ करते थे और आज वो गलबन 35 पे आ गए। उनकी पॉपुलेशन का 30% लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहे थे, गालबन वो अब 2-3 पे आ गए हैं। उनकी इकोनॉमी जो था ना टॉप 50 कंट्रीज में थी, तो 50 के भी बाद तो वो उनकी इकोनॉमी जो है ना वो टॉप 10 कंट्रीज में आ गई है, 9th नंबर पे आ गई है। लोग तैयब उर्दुगान के लिए नहीं खड़े हुए, जैसे लोग अपने लाइफ स्टैंडर्ड के लिए खड़े हुए। इस्तांबुल जिसको डर्टीएस्ट सिटीज ऑफ वर्ल्ड कहा जाता था, जैसे आप वो सबसे बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है। और सबसे ज्यादा इस चीज को भी देखें, देखो वो मीडिया पे अपना क्या इमेज दे रहे हैं। ये खास तौर पे ये मौजूदा जो ड्रामा चल रहा है अर्तकल, देखे ना, दिस इज अगेन, वो अपना कल्चर दिखा रहे हैं।
और इस सिर्फ इस ड्रामे से, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये मुफ्त में ड्रामा दिया है और पीटीवी इससे अरबों रुपया कमा रहा है, लेकिन ये मुफ्त में नहीं है। जैसे यहाँ पे जब लोग देखेंगे ना ये ड्रामा, वो जाके उनकी टूरिस्ट इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अब हजारों, ये इस ड्रामे से पहले यहाँ पे उसका मकबरा है, वहां लोग नहीं होते थे, अब लाखों की तादाद में वहां लोग विजिट करने जाते हैं। और आखिरी बात है डियर, फ्री एंड वाइज जुडिशरी होनी चाहिए। क्या पाकिस्तान की फ्री एंड वाइज है? एक दिन खासतौर पर लाहौर हाई कोर्ट एक दिन एक फैसला आता है, दूसरे दिन दूसरा फैसला आता है। डियर, इन तमाम चीजों की मैं रैंकिंग करूं, मैं इनकी न्यूमेरिक्स में डिवाइड करूं, तो शायद एजुकेटेड मासेस जो हैं मिनिमम 0 दूं, मैक्सिमम 10 दूं, तो मैं इसको 2 नंबर दूंगा। मैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को भी 2 मार्क्स दूंगा, मैं पार्टी इलेक्शन को 0 मार्क्स दूंगा, मैं इंडिपेंडेंट पावरफुल इलेक्शन कमीशन को 0 मार्क्स दूंगा, मैं फ्रीक्वेंट इलेक्शन अगेन इसको शायद 2-3 दे दूं, रियल अपोजिशन 2-3। ये टोटल आउट ऑफ 80 माय डियर सन, ये मेरा टोटल तो लेस देन 20 बनता है। ये ऐसे ही है कि मैं एक मर्सिडीज गाड़ी खरीदूं, उसको मैं डेजर्ट के अंदर ले जाऊं, डेजर्ट के अंदर वो नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? वो उस कंडीशन जिसके लिए बनी गई है, वो कंडीशन उसको उसके लिए सुटेबल ही नहीं है। तो मैं क्या वो मर्सिडीज गाड़ी जो है उसकी कंपनी को सू कर दूं? मैं उसी गाड़ी को मोटरवे पे ले आऊंगा तो दैट वुड बी द वंडरफुल वॉक, वो बेहतरीन काम करेगी। अगर ये कंडीशन नहीं एग्जिस्ट करती तो इससे बहुत जरूरी है कि आप डेमोक्रेसी को छोड़ के किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नेंस पे चले जाएं। फिर भी ये जब मिनिमम एग्जिस्ट करती हैं, जिसको आप कल्चर कहते हैं, ये मिनिमम पार्लियामेंट्री तो तब इसके अंदर परफॉर्म करती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के लिए ये तब परफॉर्म करेगी जब इसका स्कोर हाफ होगा 40, लेकिन प्रेसिडेंशियल फिर भी परफॉर्म कर जाती है। अब आते हैं कि ये पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल आजकल डिबेट भी चल रही है 18th अमेंडमेंट की। मैं लेता हूं डिस्टेंट, मैं आपको क्वेश्चन लेता हूं आजकल इस पे एक बहुत ज्यादा, आप क्वेश्चन नोट करते जाएं, एंड पे हम इस पर बड़ी अच्छी डिबेट करेंगे। जैसे आजकल हमारे यहां एक डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए। सॉरी, रिस्पॉन्सिबल मीडिया एक बात थी, आपको पता है मीडिया इज नोन एज द 4th पिलर। तो क्या आप इसको 4th पिलर कह सकते हैं? पाकिस्तान में के अंदर रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, हमारे यहां तो पार्शियल मीडिया है। अब तो इसको मैं 4th पिलर कह ही नहीं सकता। वो कहते हैं आपका रियल एंड रिस्पॉन्सिबल मीडिया होने चाहिए। हमारे यहां तो आपको पता है, हमारे यहां हर मुल्क का जो मीडिया है ना, वो कभी भी उस मुल्क को नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे नहीं करता, लेकिन हमारा मीडिया जो है ना, आप सुन लें, सारा दिन जो नेगेटिव चीजें होती हैं उनको पोर्ट्रे किया जाता है। आप आते हैं पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल। अच्छा, मैं 2-3 मोटी मोटी आपको बातें बता देता हूं। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस उन ममालिक के लिए कारआमद है, 2-3 चीजें नोट कर लें। यहां पे मोनोकल्चर हो, मोनोकल्चर का मतलब यह है वहां के तमाम कौम का एक ही कल्चर हो। वो पाकिस्तान की तरह ना हो कि सिंधियों का अपना कल्चर है, पंजाबियों का अपना कल्चर है, पख्तून का अपना कल्चर है। वहां पे सिंगल लैंग्वेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिंगल लैंग्वेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा जबानें भी नहीं होनी चाहिए। 2 चीजें होंगी। तीसरी वो कहता है कि प्रॉस्पेरिटी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरे के पूरे मुल्क में सेम होनी चाहिए। ये ना हो कि पंजाब की और डेवलपमेंट है और बलूचिस्तान की और डेवलपमेंट है। और वहां पे मैक्सिमम डेमोक्रेसी का पीछे जो मैंने कल्चर की बात किया वो एग्जिस्ट करना चाहिए। मैं आपको 2 मिसालें, 2 कंपैरिजन करके दे देता हूं। एक बर्तानिया को देख लेते हैं, एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को देख लेते हैं। आप क्या समझते हैं कि उनके फाउंडिंग फादर्स जो थे उन्होंने किससे आजादी ली थी? बर्तानिया से। तो असूल तो यह कहता है क्योंकि उन्होंने बर्तानिया से आजादी ली थी तो बर्तानिया का सिस्टम ही उन्हें इंप्लीमेंट करना चाहिए था। मेन को उनको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस ही इंप्लीमेंट करना चाहिए था। लेकिन उनके जो फाउंडिंग फादर थे, जैसे उन्होंने खासतौर पे अलेक्जेंडर हैमिल्टन और जॉर्ज वाशिंगटन, जैसे उन्होंने उन्हीं का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस नहीं इंप्लीमेंट किया। उन्होंने कहा नहीं, हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नेंस प्रेसिडेंशियल होगा। उसकी 2-3 वजूहत हैं। पहली बात यह है कि बर्तानिया का कल्चर जो है ना वो मोनो कल्चर है, पूरे के पूरे मुल्क का एक ही कल्चर है।
दूसरी, आपको पता है वहां के 95 या 99% लोग जो हैं वो एक ही जबान बोलते हैं। और तीसरा ये है कि वो एक ही एथनिक ग्रुप है, मीन के 90% लोग जो हैं वो एक ही नेशन से या एक ही एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं। तो वहां पे ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज मान ही नहीं सकती। लेकिन जब अमेरिका की बात आई थी, जैसे जब अमेरिका बना था, वहां एक कौम नहीं थी, वहां पूरे के पूरे यूरोप से लोग गए हुए थे, यूरोप से लोग थे, अफ्रीका से लोग थे। आज भी अगर अमेरिका के अंदर सिंगल पार्टी ना हो ना, आपको पता है काले अपनी पार्टी बना लेंगे, ब्लैक्स जो है। वहां दूसरी जो बड़ी कौम है ना, या जो बड़ी आइडेंटिटी है, वो स्पेनिश है, स्पेनिश अपनी पार्टी बना लेंगे। वहां के लोकल इंडियन अपनी पार्टी, तो वो तो हर पार्टी अपने साथ एक दूसरे के साथ लड़ती रहेगी ना। तो इस वजह से डियर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, अगर मैं पाकिस्तान की मिसाल लूं, तो डियर पाकिस्तान के लिए, वैसे भी पाकिस्तान ने क्यों डिक्टेटरशिप में तरक्की की है? इस वजह से पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप में ज्यादा तरक्की की है, क्योंकि डिक्टेटरशिप जो है ना, दिस इज मोर क्लोज टू द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। अब इन दोनों का मैं आपको कंपैरिजन करके दे देता हूं, फर्क क्या है दोनों के अंदर। और आई एम वेरी होपफुल, शायद इंग्लिश ऐसे में तो ऐसे ये नहीं आएगा, लेकिन आप बार बार सुने ना 18th अमेंडमेंट की बात की जा रही है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की बात की जा रही है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान और करंट अफेयर पे इस पे जरूर क्वेश्चंस आएंगे। मैंने अगेन रीडिंग बाय सो मेनी बुक्स, सो मेनी आर्टिकल्स, तो हमने चंद एक इसके एनालिसिस किए हैं, जो ऊपर ब्लैक के साथ मैंने टेबल में लिखा है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, नीचे प्रेसिडेंशियल ब्लू के साथ, सॉरी ग्रीन के साथ लिखा गया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस क्या है? जैसे पार्लियामेंट्री पीएम who is the सर head of नजर नहीं आ रहा जो parliament, स्लाइड आप elect the दिखा PM रहे हैं। who is the head of the executive। आम लोग नहीं चुनेंगे एग्जीक्यूटिव को, पार्लियामेंटेरियन चुनेंगे। लेकिन प्रेसिडेंशियल में नहीं, वो कहता है वोटर इलेक्ट द प्रेसिडेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस एक बहुत बड़ा इशू होता है। वो क्या इशू है आपको पता है? सिर्फ पंजाब के लोग, कि पंजाब की 50% सीट्स तो पंजाब की हैं, अगर सिर्फ पंजाब के लोग, जैसे सिर्फ पंजाब के लोग ही इसको सपोर्ट कर दें, तो वो जो पार्टी होगी वो प्राइम मिनिस्टर पे चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे वोटर्स जो हैं, आम वोटर, वो इलेक्ट करता है। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जो है ना, ये यूनिलिंगुअल एंड मोनोकल्चर के अंदर बेहतरीन परफॉर्म करती है, जैसे कि बरतानिया है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जो है ना, जैसे ये तब बायलिंगुअल मीन कि जहां एक से ज्यादा जबानें हों, और जो मल्टी कल्चर है वहां पे भी बेहतरीन परफॉर्म करती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के अंदर कैबिनेट जो है ना, वो दिस इज ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये कैबिनेट जो होगी, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स पे होगी। और उसका नतीजा क्या होगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो वजीर बनेगा ना, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं बनेगा, वो शायद जो मौजूदा हमारे वजीर साहब हैं इन जैसे होंगे। इससे पहले हमारी एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजीर साहबा रही हैं, जैसे उनसे पूछा गया था कि ये एंड्रॉइड फोन और आईफोन, इनमें क्या फर्क होती है? वो कहती है कि जी दोनों एक जैसे ही होते हैं। देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वो वजीर जिसको एंड्रॉइड सिस्टम का ही नाम पता हो, या पिछले दिन सुन लेना वो हमारी एक जरताज साहबा ने जो चीजों को डिफाइन किया है, उसको क्या पता क्लाइमेट क्या है, जिसको ये नहीं पता ये इसको N95 क्यों कहते हैं। प्रेसिडेंशियल में ऐसे नहीं होता। प्रेसिडेंशियल के अंदर क्या होता है कि जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, आप यूएस की कैबिनेट को तो जरा देखें, जरा आज आपने एक काम करना है, आपने उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना, उसकी जरा प्रोफाइल निकालनी है, आपने उनके डिफेंस मिनिस्टर की प्रोफाइल निकालनी है, उसको भी छोड़ दें। आपने एग्रीकल्चर लेबर की मिनिस्टर की, जो वो बेसिकली मिनिस्टर नहीं कहते हैं, वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बोलते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं वो उसको लीड करते हैं। नेक्स्ट हमारा फर्क क्या है? जैसे इसका नेक्स्ट जो फर्क है वो ये है कि सेपरेशन ऑफ पावर, कि जो 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 पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है उसके अंदर सेपरेशन ऑफ पावर होता ही नहीं है। क्योंकि देखो ना, वही शख्स जो है, सेम शख्स पार्टी को भी हेड कर रहा है, और जैसे जो सेम शख्स है वो पार्टी को भी वही बंदा हेड कर रहा है, और दूसरा जनाबे वाला वही बंदा जो है ना, वो दूसरा काम क्या कर रहा है कि पार्टी का हेड करने के साथ साथ वो प्राइम मिनिस्टर भी है। तो लाजिम बात है, वो जो कहेगा उसकी पार्टी उसके पीछे खड़ी होगी। उससे क्या होगा कि उससे ये होगा कि आपकी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है वो एक पेज पे चली जाएगी, और उनका झगड़ा शुरू हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। ये पिछले 10 सालों की यही देखना, यही हो रहा है।
लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के अंदर ऐसा नहीं होता। सेपरेशन ऑफ पावर इज वेरी क्लियरली डिफाइंड। अब अमेरिका में आपने कभी देखा जुडिशियल एक्टिविज्म? आज तक मुझे बताएं कितने प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट हुई है? इंपीचमेंट हुई नहीं है। वो कहते हैं चेक एंड बैलेंस जो है ना, क्योंकि हर एक को पता है उसकी जिम्मेदारियां क्या है। चेक एंड बैलेंस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के अंदर नहीं होता। या तो वो तब होता है जब एवरीवन वुड बी हाईली एजुकेटेड, या तो वो बरतानिया की तरह हो सकता है ना, कि वहां पे लोगों की शऊरी सत्ता इतनी ज्यादा होगी कि वो अगर वो देखेंगे तो उनका प्राइम मिनिस्टर गलत कह रहा है, वो सारे के सारे लोग उसको कह रहे होंगे कि आप गलत कह रहे हैं। अब इसकी मैं एक बेस्ट मिसाल देता हूं आपको। आपने देखा है कि ये जब बिल क्लिंटन था, इसकी इंपीचमेंट शुरू हुई थी, उसकी अपनी पार्टी के जो लोग थे, जो डेमोक्रेट्स थे, वो भी बिल क्लिंटन के खिलाफ वोट दे रहे थे। अगर इधर नवाज शरीफ हूं तो कितने लोग होंगे जो नवाज शरीफ की इंपीचमेंट में नून लीग के लोग उसके खिलाफ वोट देंगे? देखिए नंबर 6 क्या है, वो कहता है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज प्रेसिडेंशियल, उससे क्या होगा? उसमें बिरादरीइज्म कि जी क्यों वोट देना है यार, मेरे मोहल्ले का है। तो प्रेसिडेंट तो आपके मोहल्ले का नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो पूरा मुल्क से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा होगा। वो ये तो नहीं है, वो उसमें कंस्टिट्यूएंसीज नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट बात देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस का मैं एक और इसकी मिसाल देता हूँ, इटली की मिसाल देने। आपको पता है इटली जो है उसमें हर चौथे महीने बाद उनका प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहा था। इस वजह से वो उस लेवल पे पहुंचे ही नहीं है। जिस रीजन ये है कि इसके अंदर इंपीचमेंट बड़ी आसान होती है, सिंपल मेजॉरिटी। इमरान खान साहब जो है वो क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के अंदर सिंपल नहीं, 2/3 कि आपको 66%। आज तक अमेरिका की हिस्ट्री में एक भी प्रेसिडेंट इंपीच नहीं हुआ। लेजिस्लेचर मीन के कांग्रेस जो नेशनल पार्लियामेंट जो होती है, क्योंकि उनके और भी बहुत से काम होते हैं, उन्हें डेवलपमेंट की स्कीम्स भी मिलती हैं, उन्हीं कोटा में हिस्सा भी मिलता है, उन्हें वजीर भी वो बनते हैं, तो वो ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं अपनी लॉबिंग करने में। वो कानून से उनको नहीं बनाते। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि वो एक दिन पार्लियामेंट के अंदर बोलते ही नहीं। वो कहते हैं कि लेजिस्लेचर डू मैक्सिमम फोकस ऑन लॉ मेकिंग, वो करते ही नहीं है एज दे आर मोर इंटरेस्टेड इन डेवलपमेंट स्कीम्स। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के अंदर ना उन्हें वजीर बनना होता है, ना उन्हें कोई डेवलपमेंट स्कीम्स के पैसे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोकल बॉडीज को मिलते हैं। ओनली फ्यू डेवलप, ये देखें दुनिया के 10 कंट्रीज जो टॉप की कंट्रीज है, मैंने उनका डेटा निकाला है। दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज जो है, सिर्फ 2 ऐसे ममालिक हैं जिनके अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, एक यूके और दूसरा कनाडा। और इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक है कि इन दोनों का सिंगल कल्चर है, मोनोलिंगुअल एंड मोनोकल्चर। और मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज कौन से? यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, ये तमाम के तमाम वो ममालिक हैं यहाँ पे प्रेसिडेंशियल नहीं है, यहाँ पे सॉरी पार्लियामेंट्री नहीं है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। और इससे भी सबसे अहम कास्ट सिस्टम। क्यों वोट एमएनए से आपको दे रहे हैं? मेरी बिरादरी का। फ्यूडलिज्म, क्यों वोट दे रहे हैं? मेरा वडेरा है। अब वडेरा तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ रहा होगा ना। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, क्यों? क्योंकि इनका बाप बहुत अच्छा था, नाम चेंज कर दो। नवाज शरीफ, भाई शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, तो क्या इस मुल्क में और कोई लीडरशिप ही नहीं है? भुट्टो साहब, बेनजीर साहबा, ठीक है वो तो बहुत टैलेंटेड औरत थी, वो तो उनका वालिद भुट्टो नाम भी होता तो शायद। आसिफ अली जरदारी, उनका क्या टैलेंट था? बिलावल भुट्टो जरदारी, शायद वो भी उतना टैलेंटेड नहीं होगा। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रजा रबानी जो है, एतजाज एहसन जो है, अमीन फहीम जो थे, उनका कैलिबर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी से कम है? तो क्या उन्हें लीड करना चाहिए पार्टी की, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को करना चाहिए? अगर इमरान खान की पार्टी देखें तो यहाँ पे भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके इमरान खान से विजन भी ज्यादा होगा, टैलेंट भी ज्यादा होगा। वो कहता है जहाँ पे थ्रेट टू द नो कॉन्फिडेंस, आप आज तक जो मौजूदा माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको लोगों ने कहा है कि अगर बहुत ज्यादा आपने माफिया के अगेंस्ट गए तो हम नो कॉन्फिडेंस वोट लेके आएंगे, तो उनके तो पर कट्टे हुए होते हैं। और खास हार्स ट्रेडिंग, और इससे भी ज्यादा इलेक्टेबल्स,
इलेक्टेबल्स कौन है? ये वो लोग हैं जो हमेशा इलेक्शन जीत के आते हैं। इलेक्टेबल की फिर देखे ना, मतलब 2-3 नाम देख लें, मखदूम, खुसरो बख्तियार, वो हर जीती हुई पार्टी के साथ होता है। ऐसे और भी बहुत से नाम है। शेख रशीद साहब को देख लें, और भी बहुत से नाम हैं इनके। ये वो कहते हैं जी इनको इस वजह से पार्टी में जी इलेक्टेबल है, ये इनका अपना वोट बैंक है। मशरक में, यूरोप के अंदर अपना किसी का वोट बैंक नहीं होता। वहां लोगों को जानते भी नहीं होते, वहां तो पार्टी का वोट होता है। यहाँ पे कहता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के अंदर कास्ट सिस्टम नहीं होता, फ्यूडलिज्म नहीं होती। कोई देखे ना, कितने कितने ओबामा ने अपनी बेगम को इलेक्शन, जब बेटे को क्यों नहीं इलेक्शन लड़ा दिया? वहां सिर्फ एक दो ही ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनके बच्चे इलेक्शन लड़े और जीते हैं, शायद वो अपने टैलेंट की वजह से दिखे। एक ये वो बुश थे, सीनियर जूनियर, और एक और थे कि उनका वालिद भी प्रेसिडेंट था और दो उनके बेटे भी प्रेसिडेंट रहे थे। इसके अलावा तो वहां ऐसा नहीं हुआ। नो कॉन्फिडेंस नहीं होता क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत होती है, हार्ड स्टेटिंग नहीं होती। तो इस वजह से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जो है उसके अंदर उनकी परफॉर्मेंस जो है एज कंपेयर टू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस बहुत ज्यादा होती है। अब कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान और इंडिया की। नो डाउट इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी फ्लोरिश कर रही है, पाकिस्तान में नहीं कर रही है। अब उसकी 2-3 वजूहत है। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि इंडिया में एजुकेशन का लेवल पाकिस्तान से काफी बेहतर है। वहां नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहां रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। वहां पार्टी इलेक्शन होते हैं, वहां इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, वहां फ्रीक्वेंट बार बार इलेक्शन हुई हैं और तीनों स्टेजेस के होते हैं। वहां पे अपोजिशन रियल है। शायद सिविल सोसाइटी तो हमारी जितनी है, रिस्पॉन्स मीडिया भी शायद हमारे जैसा ही है, लेकिन उनकी जो जुडिशरी है दे आर एक्सीलेंट। तो नो डाउट 2-3 चीजों में हमारा और इंडिया एक जैसे है, लेकिन बहुत सी चीजों में इंडिया इज मच बेटर। तो उनका अगर मैं ये स्कोर करूं ना 80 में से, तो शायद इंडिया जो है वो 40 स्कोर करेगा। तो एट द एंड स्टूडेंट, मेरा ख्याल है इसका कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है कि पाकिस्तान इस सिस्टम के साथ कभी भी मेरी नजर में, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, तो मैं आज भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तब भी तरक्की कर सकता है। 2-3 काम करने होंगे। सबसे पहले छोटे यूनिट्स बना दो ताकि ये ना रहे कि फलां आबादी बहुत ज्यादा है। और यूनिट्स जो है वो जुबान की बुनियाद पे नहीं होनी चाहिए, वो एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद पे होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साउथ पंजाब को बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ सिंध का पार्ट भी बना लें। देखें ना, फॉर एग्जाम्पल सिंध का पहला डिस्ट्रिक्ट जो है वो घोटकी है। घोटकी से कराची तक जाने के लिए मेरे ख्याल 9 से 10 घंटे लगते हैं। अगर साउथ में बहावलपुर को आप डिस्ट्रिक्ट बना दें, सॉरी सूबा बना दें, तो घोटकी की एडमिनिस्ट्रेशन घोटकी के लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद पे, ना कि जुबान की बुनियाद पे, अगर आप इनको जुबान की बुनियाद पे बनाएंगे तो इससे और बहुत ज्यादा इशू क्रिएट होंगे। आप आते हैं ये एक दफा मैं इसको खत्म कर लेता हूँ ना, तो फिर हाँ मैं आपके तमाम लोगों को क्वेश्चन आंसर दूंगा। अब ये पिछले साल भी आया है, इस दफा भी आए हुए, 2018 में भी आया है, 2019 में भी आया, 2020 उसने कहा है। मैंने कहा क्या लफ्ज आएगा? कभी इश्यूज आएगा, कभी चैलेंज आएगा, कभी हर्डल्स आएगा। हमारी हर्डल्स क्या हैं? अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर्सनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स है। इसका क्या मतलब है? पर्सनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि हम लोगों की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ पर्सनैलिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है। मतलब देखें ना, तहरीक इंसाफ, इसमें तहरीक इंसाफ का वोटर तो नहीं है, इसमें तो इमरान खान का फैन क्लब है। अगर आप इमरान खान को इस पार्टी से जीरो कर दें तो पार्टी वुड बी जीरो। चलें इसकी बेस्ट मिसाल लेते हैं MQM, अल्ताफ हुसैन। जैसे अल्ताफ हुसैन को आपने निकाला तो MQM को क्या हशर हुआ? आज अगर अल्ताफ हुसैन वापस आ जाए ना, तो शायद वो फिर क्लीन स्वीप करेंगे। अब भुट्टो साहब और बेनजीर भुट्टो को अगर निकाल दें तो पार्टी वुड बी अगेन जीरो। जमीयत उलमाए इस्लाम, मुफ्ती महमूद, ENP बादशाह खान, वली खान, उनको आप निकाल दें, अगेन पार्टी वुड बी जीरो। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर ऐसे नहीं है। वहां पर्सनैलिटीज की पॉलिटिक्स नहीं है, वहां पार्टी की पॉलिटिक्स है। यूरोप के अंदर आज भी अमेरिका में चल ले जाएं, वो ये नहीं कहेंगे कि हम ट्रंप को वोट दे रहे हैं। आपको पता है वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे हम डेमोक्रेट्स हैं, दूसरे कहेंगे हम रिपब्लिकन्स हैं।
There's an absence of the meaningful election reform. आज तक हमारे यहाँ आज तक वही सिस्टम चल रहा है जो कि 1947 में। दुनिया के अंदर ना 3 स्टेजेस हैं इलेक्शन की। पहली स्टेज ये है कि भाई जिसको पोस्टल बैलेट कहते हैं, तमाम लोगों को उसके घर में पोस्टल बैलेट जाएगी, वो डेसेंट वोट कास्ट करेंगे, अपना थंब इम्प्रेशन देंगे, वो इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचेगा, वो उसकी वेरिफिकेशन करेंगे कि ये उसी शख्स का थंब है क्योंकि उनके पास डेटा मौजूद है, तो उसके बाद वो वोट कास्ट हो जाएगा। दूसरा है बायोमेट्रिक्स। इलेक्शन वाले दिन आप पूरे अमेरिका के अंदर चले जाएं, वो इलेक्शन वाले दिन छुट्टी का दिन नहीं हो। आपको चाहे कराची के अंदर वोट है, आपको कराची नहीं जाना पड़ेगा, आप यहाँ थंब इम्प्रेशन देंगे, अब डाटा हमारा नादरा जो है उसका डेटा इंटरलिंक्ड है, चाहे आपका कराची के अंदर वोट है वो आपके सामने आएगा, आप उसको थंब इम्प्रेशन देंगे तो आपको वोट कास्ट हो जाएगा। लेकिन आपके एटीएम्स जो हैं, आपका जहां पे भी आपका बैंक अकाउंट किसी भी जगह मौजूद है तो आप किसी भी बैंक से उसको निकाल सकते हैं। और डिफरेंट जिनका बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन नहीं होगी, वो जाएगा और मैनुअल वोट जाके कास्ट करके आएगा। हमारे यहाँ आज भी मैनुअल है और डिफरेंट कोई भी सफेद पोस्ट या पढ़ा लिखा लोग इलेक्शन जाने से अवॉइड करते हैं क्योंकि वहां इतना ज्यादा सिस्टम इतना रिजिड है और वहां इतना ज्यादा आपको ख्वारी करनी पड़ती है कि आप इस चीज को प्रेफर करते हैं कि आप वोट कास्ट ही ना करें। डिफरेंट मास इलिटरेसी, हमारे यहाँ शऊरी सतह बहुत नीचे है। हमारे यहाँ लिटरेसी या इलिटरेसी का जो कंसेप्ट है, हम कहते हैं वो शख्स जो अपने साइन कर सके, और जमहूरियत के लिए ये साइन करना काफी नहीं है। यहाँ पे मेरा ख्याल है अवेयरनेस, या मैं इसको कहूंगा पॉलिटिकल अवेयरनेस आपकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जैसे इंटरवेंशन बाय मिलिट्री, कि कभी जब कोई परफॉर्म करने भी लगा है तो शायद उसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मिलिट्री ने इंटरवीन किया है। उसके बाद दिस करप्शन बाय द पॉलिटिशियंस, कि जब भी कोई लोगों को ट्रस्ट पैदा होता है तो हमारे पॉलिटिशियंस ने इतनी ज्यादा करप्शन कर दी है। देखें ना, अभी नवाज शरीफ का जो केस था, बड़ा सिंपल सा केस था, उनसे पूछा गया कि कैसे आपने पैसे ट्रांसफर कराए हैं, तो उन्हें उनके पास इसका जवाब नहीं था। जरदारी साहब को ये ओमनी ग्रुप देख रहे हैं, अब उन्होंने इतनी ज्यादा करप्शन की है कि लोगों का पॉलिटिशियंस पे ट्रस्ट ही नहीं है। देखें ना, एक छोटी सी बात है कि आपकी फैमिली का बिजनेस जो है वो 1000 टाइम ग्रो कर रहा है और आम लोगों का बिजनेस जो है वो 1% भी ग्रो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रोथ कहां पे 1%, कहां पे 1000%। और आप मीडिया पे आके कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत बरकत डाली है, तो लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बरकत क्यों नहीं डाली है? जैसे ये इतनी ज्यादा करप्शन हुई है कि लोग जो है ना, जब फिर कोई डिक्टेटर आता है ना, तो लोग इस चीज को प्रेफरेंस देते हैं कि यार डिक्टेटर आ जाए, इनसे जान छूट जाए। डेडलॉक एंड एथनिक एंड रीजनल इशू हमारे यहाँ आज भी इतना, देखो कालाबाग की बेस्ट एग्जांपल आप ले रहे, हमारे यहाँ जब भी कोई कालाबाग इस वजह से नहीं बन सके, पानी की स्टोरेज इस वजह से ज्यादा नहीं की जा सकी है क्योंकि हमारे यहाँ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनकी आपस में उस पे रिफ्ट है। और इससे भी बड़ी आपको पता है, हर 20 साल बाद आपकी सेंसस जो है, पॉपुलेशन सेंसस, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि 20 साल आपके बाद आबादी काउंट करनी पड़ेगी। अगर आपके पास आबादी का काउंट ही नहीं है तो आप पॉलिसीज कैसे बनाएंगे? हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेट चीज ही यही है कि हमारे पास काउंट ही नहीं है। आप कितनी गंदम एक्सपोर्ट करेंगे, कितनी इंपोर्ट करेंगे, जब आपको पता ही नहीं है कि आपकी जरूरत क्या है। ये अभी जो हमारी सेंसस हुई है ना, ये 30 साल बाद हुई है, 1998 में हुई थी। क्यों हुई है? इस वजह से हुई है, 10 साल बाद गलबन होती है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इस पे इश्यूज थे। कैसे कि सिंध की जो पॉपुलेशन डायनेमिक्स थी वो चेंज हो गई थी, कराची की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई थी, इसी तरीके से पंजाब की डायनेमिक्स चेंज हो गई थी कि पंजाब की टोटल पॉपुलेशन 50% से 48 पे आ गई थी। जब 48 पे आई थी तो इसका मतलब है जहां से नेशनल असेंबलीज जो है उसकी सीटें कुछ कम होंगी और केपीके जो था उसकी आबादी बढ़ गई थी। तो इन रीजनल इश्यूज की वजह से हमने 20 साल आबादी काउंट ही नहीं की है। तो ये हमारे इश्यूज हैं। और इसके साथ एक और भी मैं ऐड करूंगा, और मैं वो कहूंगा इनएफिशिएंसी बाय द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इतनी ज्यादा इनएफिशिएंट है। देखें ना, अब हम लोग खुश थे, एक थर्ड पार्टी आई है, चेंज आई है, नया पाकिस्तान बने। कौन सा नया पाकिस्तान बन गया? मैं खुद इस नया पाकिस्तान का बहुत ज्यादा सपोर्टर था। चले यार, हम कहते हैं जी बहुत से मसाइल हैं, चले एक इदारा तो आप ऐसा बता दें जिसको आपने ठीक कर लिया हो, ओनली वन इदारा, सिर्फ
चले माफ है, सब कुछ माफ है। आप ये बताएं कि यार हमने ये रोल मॉडल एक इदारा बना दिया, एक भी शायद आपको ऐसा इदारा नहीं मिलेगा। चले उसको भी छोड़ दें, आप पेशावर के अंदर आपने एक रैपिड बस सर्विस बनाई थी, क्या आप इतनी इनएफिशिएंट है कि 10 साल हो गए हैं वो नहीं बन सकी है? आप प्रोस्पेक्ट्स के हैं, होप्स जिसको कहते हैं, उम्मीद जिसको कहते हैं, जैसे एक सबसे बेहतर उम्मीद ये है कि पहली दफा पिछली हमारी दो गवर्नमेंट ने अपना टेन्योर कंप्लीट किया है, और उससे हम कह सकते हैं कि अगली हुकूमत जो होगी, ये मौजूदा चल रही है, ये भी टेन्योर पूरा करेगी। कैसे? क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट की है। ये मैं अमेंडमेंट थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे जो ओरिजिनल 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें किसी भी असेंबली को तहलील करने के दो तरीके हैं। उसका पहला तरीका यह है, उसको कहते हैं 58A। 58, यार वो कासिम साहब की थोड़ी सी आवाज ऐसा करो उस लेक्चर की। 58A, जैसे 58A ये है कि जब भी टेन्योर पूरा होगा 5 साल, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा, और जो प्रेसिडेंट होगा वो असेंबलीज को तहलील कर देगा। 58B, बी क्या है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ये समझे कि उस पास मेजॉरिटी नहीं है, वो मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस खत्म कर बैठा है, वो किसी भी स्टेज पे चाहे 1 महीना भी उसकी गवर्नमेंट को हो, वो अगर प्रेसिडेंट को एडवाइस कर दे तो प्रेसिडेंट पे ये लाजिम होगा कि वो असेंबली तहलील कर दे। 7वीं अमेंडमेंट के अंदर, 7th अमेंडमेंट के अंदर, सॉरी 7, हाँ 7th, हाँ 7th अमेंडमेंट के अंदर जियाउल हक ने एक अमेंडमेंट की। उसने कहा एक और तीसरा नुक्ता भी ऐड किया। पहले तो 52A था, 52B था, तो अब ने उसने बी के साथ 2B ऐड कर दिया कि बी तो ये है कि जब भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करे वो तहलील कर देगा। 2B उसने ये ऐड किया कि नहीं, जब भी प्रेसिडेंट का दिल करे वो असेंबलीज को तहलील कर देगा। जिसकी वजह से आपने देखे हैं कि 1988 से लेके 2000 तक हमारी 7 या 8 दफा असेंबलीज तहलील हुई है। सबसे पहले जियाउल हक ने जनेजो की हुकूमत खत्म की थी। इसके बाद बेनजीर की हुकूमत आई, तो इसहाक खान ने बेनजीर की हुकूमत को 1990 में खत्म किया था। फिर 1992 के अंदर फिर इलेक्शन हुई है, 2 में हुई है या 1993 में हुई है, एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं है। तो कोई 1.5 ईयर के बाद इसहाक खान ने फिर नवाज शरीफ की हुकूमत को खत्म कर दिया। 93 में गालबन फिर इलेक्शन हुई है, जब फिर हुई है तो बेनजीर की हुकूमत बनी, और बेनजीर ने जो उसका सबसे ज्यादा लॉयल बंदा था पार्टी का, फरूक लगारी, उसको प्रेसिडेंट बनाया। तो उसने 1996 के अंदर फिर असेंबलीज तहलील कर दी। उसके बाद 1997 का इलेक्शन हुआ, तो उसके बाद नवाज शरीफ, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि जी नवाज शरीफ जब 1997 में आया तो उन्होंने कहा नहीं, उसने ये अमेंडमेंट खत्म कर दी 2B को। इसको कहते हैं 13वीं अमेंडमेंट। 13वीं के अंदर उसने 2B को खत्म कर दिया। जब खत्म कर दिया तो रियासत फिर जब मुशर्रफ आया तो मुशर्रफ फिर 17वीं अमेंडमेंट, 17th अमेंडमेंट के अंदर उसको दोबारा वापस ले आया अमेंडमेंट को। और 18वीं अमेंडमेंट के अंदर जरदारी ने, और भी बहुत सी अमेंडमेंट हुई। 18th अमेंडमेंट के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई, उनमें एक ये भी अमेंडमेंट थी। तो देखो 4 अमेंडमेंट तो हमने एक चीज पे कर दिया। अमेरिका की आज तक 25 अमेंडमेंट है, हम 4 अमेंडमेंट तो एक ही चीज पे, और आगे भी होंगी, कभी ऐड हो जाएगा कभी डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगेन दिस इज गुड हो कि ये खत्म हो गए। पिछली 2 गवर्नमेंट में पहली दफा हिस्ट्री में अपना टेन्योर पूरा किया है, तो इससे हम फोर्सी कर सकते हैं कि इंशाल्लाह ये हुकूमत जो है ये भी अपना टेन्योर पूरा करेगी। उसके बाद डियर आपने पिछले दिनों भी देखा होगा, आर्टिकल 6 हैज बीन रीडिफाइंड। आर्टिकल 6 क्या है? जरा मैं कानून के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 6 ये है कि अगर कोई, पहले ये था कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ेगा तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। तो जब भी फिर कॉन्स्टिट्यूशन टूटता था तो एक शख्स नहीं, वो पूरा इदारा तोड़ता था, उसके साथ और भी बहुत से लोग होते थे, तो किसी को सजा नहीं मिलती। अब 18वें अमेंडमेंट के अंदर इसको चेंज कर दिया गया है।
क्या चेंज चाहिए? उन्होंने कहा जो कानून तोड़ेगा, जो वकला इसको सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे, जो जजेस इसको वैलिडेट करेंगे, और जो शख्स इसको फैसिलिटेट करेगा, तमाम के तमाम लोगों को सजा मौत दी जाएगी। और इसका सबसे पहले विक्टिम आपने देखा है कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो है उसे सजा दी गई है। लेकिन प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने कोर्ट में फिर केस किया है, जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दिया है। उन्होंने कोर्ट में क्या केस किया? उन्होंने कहा जी क्योंकि अमेंडमेंट हो गई है, और जब भी किसी कानून की अमेंडमेंट होती है तो उसके रेसिप्रोकल इम्प्लीकेशंस नहीं होते। मतलब ये कानून आज बनाए ना, तो अगर कानून एक आज बनाए कि अगर कोई सीएसएस में जो सीएसएस के अंदर सपोज एक कानून ये बनाए कि आज बन जाता है, पीएससी कानून बनाती है कि जी सीएसएस के अंदर पासिंग मार्क्स जो है वो 20 इंग्लिश ऐसे में मार्क्स हैं, तो उसका पिछले साल पे तो लागू नहीं होगा। तो उसने इसको कोर्ट में चैलेंज किया होगा इसके, तो उसको उस पर स्टे मिल गया। लेकिन अगेन इससे भी हम ये होप कर सकते हैं कि फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। तीसरी चीज, मिलिट्री बिकम मोर मैच्योर। हमारी मिलिट्री शायद उन्हें पता चल गया है, पहले बहुत आसान काम होता था कि आपने 2 जगहों पे कब्जा करना होता था, पाकिस्तान टेलीविजन पे, पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान पे, और आपने ऐलान करना होता था। मैं आज आपको भेजूंगा 1977 ये आज मैंने स्पेशल ढूंढा है आप लोगों के लिए, मैं आपको 1977 का ऐलान भेजूंगा, कैसे रेडियो पाकिस्तान पे ऐलान हुआ था। एक छोटी सी खबर, तो ऐलान होता था मुल्क के वसी तर मफाद में, इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया गया। मैं अभी ग्रुप में भेजूंगा। डायनेमिक रोल ऑफ सोशल मीडिया, अब आसान नहीं है, अब सोशल मीडिया आ गए तो हर एक का अपना यूट्यूब चैनल है, हर एक का अपना अकाउंट है, तो अब शायद इसको आप नहीं रोक सकते। इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन, लोग ज्यादा शऊरी सत्ता लोगों की बुलंद हो गई है। आज से 10 साल पहले चले जाएं तो हर शख्स डेमोक्रेसी के अंदर बात नहीं, डेमोक्रेसी के मुतालिक बात करता था, लेकिन अब हर शख्स की इससे कंसर्न है। और पहली दफा लोकल रिटर्न टुवर्ड्स लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की तरफ मूव किए हैं। पहली दफा तारीख में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं। और एक और मैं पॉइंट छोड़ गया हूं कि एक थर्ड पार्टी हैज बीन अमर्ज, कि एक तीसरी पार्टी अमर्ज हुई है जो कि अब रूल कर रही है, एंड दिस इज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो पूरे के पूरे मुल्क में उसकी रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं। तो ये चंद एक होप्स हुई। अब आते हैं कि रोल ऑफ डेमोक्रेसी फॉर गुड गवर्नेंस। उसके बाद मैं आपको तमाम लोगों को क्वेश्चन आंसर दूंगा कि डेमोक्रेसी का रोल क्या है। जैसे इसका सबसे पहला रोल ये है कि दिस एजुकेट द मासेस। डेमोक्रेसी की पहली इकाई ये है कि ये लोगों को एजुकेट करता है, एलिवेट पॉवर्टी को खत्म करता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, के पावर्स जो हैं वो एक जगह ने डिसेंट्रलाइज 3 जगहों पे, फेडरल से प्रोविंसेस और प्रोविंसेस से लोकल बॉडीज, ये दे मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। खास तौर पे ये लॉ एंड ऑर्डर जो है ना, लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस ये लोकल बॉडीज का काम है। प्रोविजन ऑफ बेसिक, लोग जो हैं लोगों को उनके बेसिक राइट्स जो हैं वो मिलते हैं लोगों को। एक मिनट में जरा कोई इशू है। अच्छा, लोग जो हैं जैसे स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी होती है इसके अंदर एवरीवन इंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन होती है। लीगल एजिलिटेरियन सोसाइटी का मतलब ये होता है कि लोगों को क्योंकि राइट्स का पता होता है तो वो हर बात पे अपील कर देते हैं, वो देखो रेट्स कर देते हैं। पिछले दिनों भी किसी ने रेट की है कि जी यहाँ पे ये मंदिर बन रहा है, उस पर रेट हो गई थी। और भी बहुत सी रेट्स होती हैं। लोगों के अंदर पॉलिटिकल फ्रीडम होती है, मेन के इवन विद इन फैमिली के मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पार्टीज को वोट दे रहे होते हैं, लेकिन उनको फ्रीडम होती है। क्विक सर्विस प्रोविजन होती है, बहुत क्विक, क्योंकि लोकल बॉडीज का आपस में कंपटीशन होता है। प्रमोशन ऑफ कल्चर होता है, स्पोर्ट्स और कल्चर, और इसके अंदर वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो मैक्सिमम है। तो ये रोल है चांद। आप जितने भी क्वेश्चन हैं अब आप अपने क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं। यार अदनान, अपने आप को म्यूट रखे ना आप।
क्या कर रहे हो? अच्छा, क्वेश्चन में सबसे जेसन, अब रिकॉर्डिंग मैंने स्टॉप कर दी है। अब आपके जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं, मेरे ख्याल है ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं हैंड रेज करें, मैं क्वेश्चन आंसर का जवाब आपको देता हूँ। और कल आपको पता है मॉक भी है, और मॉक की टाइमिंग जो होगी 9 to 2 होंगी। 9 to 2 इस वजह से रख रहा हूँ कि उधर भी आपके एग्जाम में यही टाइमिंग होती है। जी साबिर गुलाम, आप बताएं। ये करें साबिर गुलाम क्वेश्चन, आप अनम्यूट कर सकते हो। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम सिस्टम को चेंज करेंगे, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे, तो इसके लिए ये चेंज कैसे होगा पॉलिटिकली, मतलब इसके लिए? मैं बताता हूँ बेटे, इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तब्दीली करनी होगी। और कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी आप तब्दीली करते हैं तो आपको 2/3 मेजॉरिटी के साथ नेशनल असेंबली और सेनेट से ये कानून पास कराना होगा। इसका एक रेलिवेंट क्लाज है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल है, उस आर्टिकल को चेंज करना पड़ेगा, और वो आर्टिकल 2/3 मेजॉरिटी के साथ चेंज होगा। अब मुझे एग्जैक्ट आर्टिकल का नहीं पता कि कौन सा आर्टिकल है। ठीक है सर। आइन तो ये जो 1973 का, ये तो यही रहेगा, चेंज नहीं बेटे होगा ना? आइन यही रहेगा। आइन के अंदर एक आर्टिकल है, हमें से अगर किसी को पता है तो वो बता दें, गालबन 173 है या 174 है। उस आर्टिकल अंदर ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जो है ना वो पार्लियामेंट्री होगा। अब हम क्या करेंगे, उस आर्टिकल को 2/3 मेजॉरिटी के साथ चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे पीछे मैं बता रहा था आपको। तो जब आप चेंज करेंगे तो प्रेसिडेंशियल हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, आबिद आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो सर। आबिद आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी आबिद। सर विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ट फॉर पाकिस्तान? मैंने तो अपनी सारे आपके बेटे आपके सामने सारी गुफ्तगू रख दी है। आप, मेरे नज़दीक तो प्रेसिडेंशियल बेहतर है, बाकी सारी बात आपको मैंने बता दी है, आप खुद इसको एनालाइज कर सकते हो। सर मैंने तो पढ़ा था कि वी नीड मोर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो बेटे, तो क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस डेमोक्रेसी नहीं होता? होता तो वो भी डेमोक्रेसी है। दोनों ही डेमोक्रेसी हैं, आगे डेमोक्रेसी की फॉर्म्स हैं दोनों। यस सर, मीन हम प्रेसिडेंशियल पे शिफ्ट हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, मेरे नज़दीक वो बेहतर है। ओके सर, थैंक यू। ये सात का टका बताओ। ये बेटे डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, 7 to 9 टॉपिक होंगे, और सारे के सारे टॉपिक डेमोक्रेसी और एजुकेशन से लिए जाएंगे। सिद्रा आप बताओ। सर मुझे पाकिस्तान और इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ा सा पूछना था आपसे कि डेमोक्रेसी को तो इंस्टीट्यूशन जो है वो मतलब स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, लोग किस तरह से वोट देते हैं, वहां पे भी बहुत सा सारे पढ़े लिखे हैं, वहां पे भी तो इतनी सारी लिटरेसी है, तो वहां पे फिर इस तरह से स्ट्रॉन्ग इस वजह से है कि वहां पे उनकी इंस्टीट्यूशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इलेक्शन कमीशन, वो उनका जुडिशरी। इलेक्शन कमीशन है, जुडिशरी स्ट्रांग है, ये सारी चीजें तो मैंने बताई है ना। वो जो रिक्वायरमेंट है ना, इंडिया मोस्ट रिक्वायरमेंट पूरी करता है, हमारे यहाँ वो रिक्वायरमेंट हम फुलफिल नहीं करते। फैज आप बताओ, फैज नाजिम। अच्छा सर, साबिर आपने गुलाम, एक साबिर पॉइंट गुलाम। जी बताएं बताएं, फैज पहले आपको ले लें, बताएं। सर आपने एक पॉइंट बताया था कि सेपरेशन ऑफ पावर्स ना होने की वजह से जुडिशियल मैंने फैज ये बात बताई है कि जब सेपरेशन ऑफ पावर होती है ना, तो हर इदारे को पता होता है उसका क्या काम है। वो एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं। जब चेक एंड बैलेंस रखते हैं तो हर एक अपनी जो उनका सर्कल है उसी के अंदर काम करते हैं। जब सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होती ना, हर इदारा अपने से आगे जाने की कोशिश करता है, और जब वो आगे जाने की कोशिश करते हैं तो हम इसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। देखें बेटे, बात यह है कि हेल्थ पे 100 मोटो लेना
जुडिशरी का काम नहीं है, ये एग्जेक्टिव का काम है। लेकिन बेटे जब एग्जेक्टिव अपना काम नहीं करेगा तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जो है उसको सो मोटो जो जुडिशियल एक्टिविज्म करना पड़ता है। उसकी मेन रीजन ये है कि एग्जेक्टिव के फेलियर्स। जी साबिर आप बताओ। सर मेरी एजुकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कर जी जी सकती हूँ? जी जी सर हमें दो टाइप्स के इससे अक्सर एजुकेशन में आती है, एक एजुकेशन से आती है और एक हायर एजुकेशन से आती है। सर हायर एजुकेशन और एजुकेशन में क्या फर्क है? बेटे हमारी एजुकेशन हम जनरल एजुकेशन को कहते हैं, और जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, जो स्पेशलाइज्ड एजुकेशन है, उसको हम हायर एजुकेशन कहते हैं। ठीक है सर। सर रिसर्च वर्क जो होता है हमारा वो भी हायर एजुकेशन में आता है? कौन सा? जो रिसर्च वर्क या इस तरह की जितनी भी। बेटे रिसर्च वर्क दिस इज द पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन। आप समझिए बेटे आपकी यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है दैट इज नोन एज हायर एजुकेशन, और हायर एजुकेशन का बेसिक कंपोनेंट जो है दैट इज रिसर्च। ठीक है सर। तो डियर इस तरीके से क्वेश्चन हो गए। तो अब आज का लेक्चर हम इधर ही ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल तरीकाकार क्या होगा, मैं आपके इधर ही कल हम मीटिंग नहीं स्टार्ट करेंगे, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पेपर भेज दूंगा। डेसन आप 3 घंटे में पेपर करेंगे, मैं ईमेल भेज दूंगा, आप उस पे उसको, ये असाइनमेंट वाला नहीं है, एक और ईमेल है। आप 12 बजकर 10 मिनट तक ईमेल करेंगे। ईमेल से मैं प्रिंट नहीं लूंगा, आपको अपनी हार्ड कॉपी मुझे टीसीएस या पाकिस्तान पोस्ट के जरिए भेजनी पड़ेगी। ईमेल इस वजह से करना है क्योंकि जब आपका पेपर आएगा तो मैं उसको चेक करूंगा कि क्या आपने 3 घंटों में किया है या 3 घंटों में नहीं किया। तो आप पूरे का पूरा पेपर को स्कैन करके ईमेल भी करेंगे और उसकी हार्ड कॉपी भी भेजेंगे। बड़े सॉफ्ट कॉपी से चेक नहीं किया जा सकता क्योंकि आपको पता है इतने पेज जब ज्यादा होते हैं, कभी प्रिंटिंग का इशू होता है, कभी इमेज सही नहीं आते, तो इस वजह से आप तमाम लोगों को विद इन 7 डेज ये हार्ड कॉपी हमें मिल जानी चाहिए। और जो इस्लामाबाद बेस्ड बच्चे हैं वो कोशिश करें वो हमें इधर ही एकेडमी के अंदर ही चीजें दे के जाएं। तो माय डियर सन, इंशाल्लाह सी यू टुमारो।